हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे और ज़रूर मिस किए होंगे, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। बहुत दिनों बाद मैं क्लास ले रहा हूँ। बहुत सारे चेंजेस तुम्हें नज़र आ रहे होंगे वॉइस में। बहुत लंबा सफ़र के बाद आया, आते ही तबीयत ख़राब हो गया। अभी भी है लेकिन फ़िलहाल मेडिसिन वगैरह चल रहा है, तो फ़िलहाल वीडियोस बना सकता हूँ, उतना तो है ही। आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री को, चैप्टर नंबर 3। इससे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 आपके दूसरे वाले सर लिए थे। लेकिन अब से मैं कंटिन्यू करूँगा हिस्ट्री, पॉलिटिकल सर देख लेंगे, क्योंकि आप लोगों को जल्दी है बड़ा सिलेबस का कंप्लीट कराना है, तो सर बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं कुछ दिन फ्री हूँ, तो मैं BSST का ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स तो ले लिया, अभी बस हिस्ट्री भी मैं ले ही लेता हूँ। आज का वीडियोस ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, छोटे से टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे, स्टार्ट देंगे। हालांकि ये चैप्टर बड़े हैं, जहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें बनेंगे वो मैं ऑलरेडी बता दूंगा, ठीक है। इतना तक ही है, क्योंकि चीज़ें अभी जस्ट फीवर वगैरह चल रहा है, मेडिसिन वगैरह, तो उतना ज़्यादा बोला तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी ट्राई करूँगा कि स्टार्ट दे दूँ, ताकि आप लोग निश्चिंत रहें कि हाँ हिस्ट्री भी होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का नाम है आपका नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, ठीक है। आप शायद ये चीज़ें आपने NCERT में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है पता नहीं, लेकिन ये चैप्टर आपको SCERT बिहार बोर्ड के बुक में देखने को मिलेगा। बहुत लोग को ऐसा चाह रहे हैं कि भैया बुक मिल जाए तो अच्छा रहेगा, तो मैं सिंपल सा ये बोलूँगा, बुक पढ़ने का तुम्हें ज़रूरी नहीं है। जितना चीज़ें मैं करा रहा हूँ, नोट्स वगैरह टेलीग्राम में अपलोड हो रहा है, उतना करके रखो, काफ़ी रहेगा। और ज़्यादा चाहिए तो आप सैम्पल पेपर और सेंटर पेपर ले सकते हो, वहाँ से फर्स्ट टर्मिनल में एग्ज़ाम बहुत सारे आए हैं, मतलब क्वेश्चन सब, है ना। चलिए वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, यानी हिंद चीन में राष्ट्रवाद के बारे में, राष्ट्रवाद जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला जहाँ से 2 नंबर 1 नंबर जहाँ से पॉसिबल है वो मैं साथ साथ बताता रहूँगा, तुम लोग सुनते रहना, वीडियोस को फास्ट कर लेना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। द मीनिंग ऑफ इंडो चाइना, 1 मिनट मैं कलम थोड़ा सा रेडी कर लूँ। हाँ, द मीनिंग ऑफ इंडो चाइना कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, इज रिलेटेड टू पेनिसुलर रीजन स्प्रेड टुडे इन 3 लाख ब्रैकेट में दिया हुआ 2.80 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कवर करता है क्या, वियतनाम, लियोस, कंबोडिया, ठीक है, यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यही पूछेगा कि आप इंडो चाइना से क्या समझते हैं, यहाँ मीनिंग ऑफ इंडो चाइना से आप क्या समझते हैं। पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन यही पूछेगा कि आप जो है इंडो चाइना से आप क्या समझते हैं ना, यही पूछेगा। इंडो चाइना का मतलब ये होता है कि दक्षिण और पूर्वी एशिया में फैला हुआ एक पेनिसुलर रीजन है, मतलब कि एक ऐसा रीजन है चारों तरफ लगभग लगभग पानी से घिरा हुआ है, जो कितना किलोमीटर है याद रखना। अब अगर अराउंड बोले ऑप्शन में, अगर अराउंड रहे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेंगे कितने किलोमीटर में फैले हुए हैं, नहीं फैले हुए हैं। अगर अराउंड रहे तो 3 लाख, अगर एक्यूरेट डाटा की बात करें तो 2.80 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो कवर करता है क्या क्या, वियतनाम, लेओस और कंबोडिया, ये 3 जगह आता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि इंडो चाइना रीजन में कौन कौन से रीजन को कवर करता है, तो 3 याद रखना। एक तो वियतनाम, लियोस, कंबोडिया, तीनों का नाम याद रख लेना। सब्जेक्टिव में 2 नंबर पूछ लेगा। आप ये क्या समझते हैं, इंडो चाइना से क्या समझते हैं, तो यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक का डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक है। इंडो चाइना का मतलब होता है जो साउथ ईस्ट एशिया से रिलेटेड हो, पेनिसुलर रीजन में फैला हुआ हो, अराउंड 3 लाख अराउंड में है, ठीक है। अगर अप्रॉक्स पूरा कंप्लीटली बात करें तो 2.80 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो कवर करता है कितना, 3 एरिया। ये एरिया का नाम इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वियतनाम, लियोस, कंबोडिया। सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव फिक्स रखो कि सबसे पहले ये पूछेगा कि ये जो इंडो चाइना रीजन में कौन कौन से जगह आते हैं, तो आपको ये तीनों नाम याद होना चाहिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट एक ये भी बना सकते हैं किस कहाँ से है, साउथ ईस्ट एशिया से रिलेटेड है, ये भी अभी तक आए नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं जो, हाँ, अगर इस हिसाब से क्वेश्चन बनाए, ढंग का क्वेश्चन बनाए, तो ये भी क्वेश्चन ले सकता है। और कितने किलोमीटर में है, तो ये ऑप्शन, या तो अगर आपको 3 लाख रहेगा तो आप 3 लाख पे, अगर अगर ये रहे तो आप ये डाटा पे क्लिक करके, मतलब कि टिक करके आ सकते हो, ठीक है। यहाँ की बात करें, नॉर्दर्न बॉर्डर की बात करें, जो टच करता है क्या, म्यांमार एंड चाइना, ठीक है। एंड जो चाइना सी है कहाँ पे, इन द साउथ। और ये जो रीजन है म्यांमार किधर है, वेस्ट में। ये किधर किधर चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा सा याद करना है कि नॉर्दर्न बॉर्डर जो टच करता है म्यांमार एंड चाइना सी इन द कहाँ पे, साउथ में। और द रीजन जो म्यांमार का रीजन है वहाँ पे कहाँ पे, वेस्ट में।
ये चीज़ें कवर करते हैं, ये जगह को टच करते हुए जाते हैं। आगे बात करें, ऑन अदर हैंड लियोस कंबोडिया हैज़ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन कल्चर। ये अदर हैंड बात करें कि लियोस और जो कंबोडिया है वो किससे इन्फ्लुएंस हुआ था, अपना इंडियन कल्चर से, इंडियन कल्चर से वो क्या हुआ था, इन्फ्लुएंस हुआ था। इन 4th सेंचुरी कंबोज स्टेट वाज फॉर्म्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंबोज स्टेट कब फॉर्म्ड हुआ था, तो आपका 4th सेंचुरी याद रखिएगा, ठीक है, विद द किंग ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। यहाँ और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि कंबोज जो है वो क्या है, एक मेन सेंट्रल इंडियन कल्चर है, ठीक है, मेन सेंटर है का इंडियन कल्चर का मेन सेंटर किसको बोला जाता है, कंबोज को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, किसको बोला जाता है, मेन सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर, तो कंबोज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। इन 12th सेंचुरी की बात करें, फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो आपका राज सूर्यवर्मा टू है, उन्होंने क्या बिल्ड किया था, एक टेम्पल बनाया था, इनका नाम है अंकुर, ठीक है। अंकुर वाट टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, फिलहाल बुक में क्या अंकुर है बस, तो अंकुर टेम्पल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि अंकुर टेम्पल कौन बनाए, या पे ऑप्शन में आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है अंकुर वाट टेम्पल कौन बनाए हैं, तो याद रखिएगा क्या, अपना राज सूर्यवर्मा, ठीक है। टू को याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा। राज सूर्यवर्मा टू क्या बनाए हैं, अंकुर वाट टेम्पल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितने सेंचुरी में बनाए हैं, 12th सेंचुरी में, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये अंकुर वाट टेम्पल है कहाँ, तो ये कहाँ पे है, ये आपका कंबोडिया में, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ पे ये कंबोडिया में ये टेम्पल कहाँ पे है, तो कंबोडिया में। 2-3 ऑब्जेक्टिव मैं साथ साथ बता दिया, ठीक है। सब्जेक्टिव एक ही बन रहे थे कि आप क्या समझते हो इंडो चाइना रीजन से, ठीक है, बाद बाकी सारा के सारे ऑब्जेक्टिव ए। बट लेकिन 16th सेंचुरी की बात करें, जो कंबोज क्या हो गया, वो डिक्लाइन हो गया, मतलब खत्म हो गया, क्यों, किस कारण से, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है, मिडावल पीरियड में, ठीक है, इसी कारण से वो खत्म हो गया। नेक्स्ट है, इसीलिए इस रीजन को हम लोग इंडो चाइना रीजन इसलिए बोलते हैं ताकि इसका जो कल्चर है जो किससे इन्फ्लुएंस हुआ था, इंडिया एंड चाइना से, इसीलिए अलग अलग रीजन से, इसीलिए इनको क्या नाम दिया, इंडो चाइना रीजन, है ना। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, यहाँ से जो भी चीज़ें हैं बता दो एक बार, यहाँ से लेके इसका मीनिंग, इंडो चाइना सब क्या समझते हैं, यहाँ तक अपने याद रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जितने पॉसिबल ऑब्जेक्टिव है इस पेजेस से उतना ही पूछा जाएगा, इतना याद करके रखना जो जो मैंने बताया है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहाँ से पॉसिबल हो वो मैं तुम्हें बताते हुए चलते रहूँगा। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, एडवेंट ऑफ मर्चेंटाइल कंपनीज एंड फ्रेंच डोमिनेशन, यानी आगमन हुआ था कुछ व्यापारिक कंपनी का, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और फ्रेंच डोमिनेशन किस तरीके से फ्रेंच अपना डोमिनेशन किया था। इन 1498 AD वास्को डी गामा डिस्कवर किया था सी रूट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या 2 चीज़ें पूछता है, या तो आपसे पूछेगा कि वास्को डी गामा कब डिस्कवर किया था, इंडिया कब आया था सी रूट से, तो 1948, या ये पूछ देगा 1948 को कौन सा ऐसा फर्स्ट कंपनी था जो इंडिया आया, ठीक है, तो अपना वास्को डी गामा आया, ठीक है। वो कहाँ के थे, वो पुर्तगालीज थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है विथ सी रूट टू कनेक्ट विथ इंडिया, देन द पुर्तगाली वेयर फर्स्ट ट्रेडर। जो पुर्तगालीज थे वो लोग क्या थे, फर्स्ट ट्रेडर थे, इंडिया में आए थे, ठीक है। पहला कौन, वास्को डी गामा, कब आए थे, 1498, है ना, वास्को डी गामा डिस्कवर किए थे सी रूट। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सी रूट कौन डिस्कवर किया, तो वास्को डी गामा, कब किया, 1948। अब सी रूट का खोज किसने किया, वास्को डी गामा। इधर उधर जैसे भी तुम समझ सकते हो ना, किसी तरीके से पूछ सकता है ना। पहला कंपनी कौन आया था, है ना, बिजनेस के लिए इंडिया में, तो पुर्तगालीज, ठीक है, ये बात याद रखना। और पुर्तगाली ने, ये ट्रेडर वहाँ के जो व्यापारी थे पुर्तगाली के, उन्होंने क्या किया, मलक्का में एक ट्रेडिंग सेंटर बनाया, ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए मेन सेंटर बनाया, कहाँ पे, ठीक है, याद रखना, 1510 AD में, ठीक है। और वो क्या करने लगे, ट्रेडिंग करने लगे, किसके साथ, इंडो चाइना कंट्रीज़ के साथ। उसके बाद फिर धीरे धीरे अलग कंपनीज आई, जैसे अपना स्पेन हो गया, डच हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब धीरे धीरे फिर आने लगे। जब सब, लेकिन सबसे पहले कौन आया, बोलो बोलो, हाँ, पुर्तगाली सबसे पहला आया, ठीक है। Among these companies, no one except the French tried to stabilize their political dominance over these territories, but France trying to in this direction from very beginning. मतलब कि इन कंपनी और ये भी जो आपको फ्रेंच, डच, इंग्लैंड देख रहे हैं, सब कंपनी को छोड़ करके, मतलब फ्रांस ही ऐसा कंपनी है जो क्या पॉलिटिकल इशूज़ में, मतलब कि यहाँ में अपना राज चलाने के लिए शुरू से अपना क्या करने लगा, काम करने लगा कि हमको यहाँ पे अपना राज चलाना है। अदर कंपनी ये सब इशू में अपना व्यापारी किया, बिजनेस किया, चल दिया, लेकिन जो अपना फ्रांस है
वो ऐसा नहीं, उनका दूसरा मामला था, उनको यहाँ पे अपना राज करना था, सिंपल सा, ठीक है। उन्होंने राज करना स्टार्ट किया तो इन 20वीं सेंचुरी जो पूरा इंडो चाइना का रीजन है वो किसके अंदर कंट्रोल में आ गया, फ्रांस का, क्योंकि उनका स्टार्टिंग से ही मोटिव था कि धीरे धीरे करके हमको सब कुछ अपने हाथ में ले लेना है, और जो उन्होंने कर भी लिया कब, 20वीं सेंचुरी में, ठीक है। यहाँ से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे स्टेबलाइजमेंट ऑफ कॉलोनी बाई फ्रांस, क्या उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग देख लेते हैं। The purpose of France in making Indochina its colony was to face trade competition from Dutch British Company. उनका पर्पस यही था कि जो फ्रांस को अपने अंडर में ले लेंगे, ताकि जो कंपटीशन हो डच या ब्रिटिश से, उससे अच्छे तरीके से कंपटीशन उसके सामने फेस कर सके, ठीक है। उनका पहला पर्पस ये था। पॉइंट 1 में आप इसको लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट है राव मटेरियल फ्रॉम द इंडस्ट्रियलाइजेशन वेयर सप्लाइड फ्रॉम द कॉलोनीज मार्केट ऑल्सो अवेलेबल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ गुड्स। उनका नेक्स्ट ये था कि जो भी रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो भी इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी होता है, वो हर एक चीज़ उसी कॉलोनी में, मार्केट प्रोडक्ट जो भी चीज़ें हैं वो अवेलेबल है, तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें आसानी भी हो जाएगा। दूसरा पर्पस ये था उनको राज करने का, मतलब अपने कब्जे में लेने का, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था, इट वॉज द सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियन स्टेट टू सिविलाइज बैकवर्ड सोसाइटीज़। उनका ये एक ऑब्जेक्टिव था कि वो यूरोपियन स्टेट जो है, उनका एक जिम्मेदारी था कि वहाँ के जो बैकवर्ड सोसाइटीज़ है उनको शिक्षित करना, उनको जागरूक करना, उनको बताना चीज़ें मशीन के बारे में। तो वो थर्ड पॉइंट था, ठीक है। नेक्स्ट है वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। इसको तुम सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स के ले लो। वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम क्या होता है? वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम वाज अ काइंड ऑफ बॉन्डेड लेबर, एक काइंड ऑफ बॉन्डेड लेबर है जिसमें सिंपल सा ये है कि जो वर्कर्स है उसके पास कोई राइट्स नहीं है ना, जितने भी राइट्स है वो सारे के सारे आपके ऑनर के पास है। इसी को क्या बोलते हैं? वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम क्या है। तो वन साइडेड ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, एक काइंड ऑफ बॉन्डेड लेबर है, बंधुआ मजदूर जिसको बोल सकते हो, जिसमें वर्कर्स के पास कोई राइट नहीं रहेगा, सारा का सारा राइट्स किसके पास रहेगा? अनलिमिटेड राइट्स आपके किसके पास रहेंगे? ऑनर के पास रहेंगे, ये ठीक है, याद रखना। ये वाला है रेसिडेंट ऑफ इंडो चाइना वेयर कॉल्ड कोलोन। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो निवासी है इंडो चाइना को, उनको क्या बोला जाता था? कोलोन। इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा कि रेसिडेंट ऑफ इंडो चाइना वेयर कॉल्ड डैश, तो आपको कोलोन ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात ज़रूर याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट था, और वन साइडेड सब्जेक्टिव के लिए। डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडो चाइना। अब हम लोग हिंद चीन के कुछ जो विकास हुए थे उसके बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इन फ्रेंच कॉलोनिज्म इन इंडो चाइना हैज़ फ्रीक्वेंटली बीन फेसिंग rebellions from the very early time, but in the beginning 20th century began to more clamorous। मतलब कि इंडो चाइना इस रीजन में ज़्यादातर, मतलब जब तब आपको ये विद्रोह वगैरह देखने को मिलता रहता था, लेकिन जो 20th सेंचुरी है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ गया, ठीक है। जो भी क्रोधित या फिर गुस्सा, नाराज़गी, सब चीज़ ज़्यादा ही बढ़ गया था। नाउ पीपल हैड स्टार्टेड, जो वहाँ के लोग थे उन्होंने स्टार्ट किया क्या? अपना विद्रोह स्टार्ट कर दिया। मतलब हर एक छोटे छोटे इशू में, ठीक है, प्रेटी इशू में हर एक छोटी छोटी बात पे नाराज़गी जाहिर करने लगा, विद्रोह करने लगा, ठीक है, प्रोटेस्ट करने लगा, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट 1930 फैन बोई चांद फाउंडेड एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या था? याद रखना कि अपना जैन होई, ठीक है। किसके लीडरशिप में? आपका डुई टेन होई के। नाम ही उनका अजीब अजीब है, ऐसा तुमको लेकिन याद रखना पड़ेगा। और फैन बोई चंद उन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट है, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। किसने लिखा था? फैन बोई चंद। ये बुक जब उन्होंने पब्लिश किया तो आप पूरा हलचल मच गया था, मतलब बहुत अच्छा बुक था, ठीक है। और वो बुक जब पब्लिश किया, कौन किया? फैन बॉय चंद ने क्रिएट किया। कौन सा बुक? द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किसने लिखा? तो फैन बॉय चंद, ठीक है। फैन, आप जो भी नाम रख लेना यार, फैन बॉय चंद, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया था? एक बुक लिखा था जिसको पब्लिश करने के बाद अब बिल्कुल हलचल मच गया था। बुक का नाम क्या था? द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। और यहाँ से ये याद रखना कि रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कौन किया था? फैन बोई चंद, ठीक है।
अलग अलग है, ये फैन अलग, बोलने में सेम लग रहा है, बस स्पेलिंग में डिफरेंस है, ठीक है। ये बात याद रखना, लेकिन इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, आप इस बुक को याद रखना, इस बुक को लिखने वाला का नाम याद रखना, ठीक है। याद रखना, यही 2 क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, सब्जेक्टिव और नो चांसेस, ठीक है। आगे चलते हैं। द चेंज ऑफ पावर इन चाइना अंडर द लीडरशिप ऑफ सन यान सन इंस्पायर्ड द इंडो चाइना स्टूडेंट टू स्टेबलाइज वियतनाम कॉन पॉन्च होई। इनका नाम थोड़ा सा अलग अलग है, आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं है। मतलब कि ये यहाँ के जो आपका ये वाले हैं सन यान सेन जो है, उन्होंने क्या किया था, जो चीन का जो सत्ता उन्होंने बदल के रख दिया था, जिससे वहाँ के स्टूडेंट जो है, इंडो चाइनाज़ के स्टूडेंट है, उनसे इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने एक अपना क्या बनाया, क्या स्टेबलाइज किया, इनका नाम है याद रखना वियतनाम कॉन फोई हुई, ठीक है। यानी आपको वियतनाम लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ये फाउंड किया, किससे इंस्पायर्ड होकर, आपका ये वाला इनका नाम याद रखना सनयान सेन, ठीक है। ये वाला उनसे इंस्पायर्ड होकर इंडो चाइना के जो भी स्टूडेंट है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज किया, जिनका नाम यहाँ पे वियतनाम क्वान फुंग हुई है, ठीक है। नाम ही उनका अलग अलग है, समझ सकते हो, ठीक है। इन 1940 1940 वहाँ के जो जो देशभक्त लोग थे, वहाँ के जो देश प्रेमी लोग थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था आपका वियतनामीज नेशनलिस्ट पार्टी। 1940 को बना था, ठीक है। ये बस याद रख सकते हो, 1940 को वियतनामीज नेशनलिस्ट पार्टी बनाया था, वहाँ के जो भी देशभक्त थे उन्होंने ये चीज़ें बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चाइना हैड कंट्रोल ओवर द एग्रीकल्चर produce, trade, fisheries of Indochina, yet they remain aloof from the main politics. चाइना जो है वो कंट्रोल कर लिया था ओवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, ट्रेड हो गया, आपका फिशरीज हो गया इंडो चाइना में, लेकिन फिर भी वो लोग ना पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहते थे। एक चीज़ मैं यहाँ पे तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, SCRT बुक में क्या है, सीरीज़ से रिलेटेड, मतलब कि जैसे लाइन जो कहानी चल रहा है उसी से रिलेटेड जो चलते हुए आ रहा है, जैसे NCERT में कोई कहानी है, स्टोरी है, तो चलते हुए आ रहा है अलग अलग टॉपिक पे, लेकिन SCRT पे ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक टॉपिक है, ख़त्म होते होते नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मतलब बीच का हिस्सा गायब है, नेक्स्ट कहीं का उठा के दे दिया, इसीलिए आपको हिस्ट्री थोड़ा सा दिक्कत करेगा। लेकिन मैं इतना बोलूँगा, आप उतना टेंशन मत लीजिए, जहाँ मैं बोल रहा हूँ यहाँ ऑब्जेक्टिव बनेंगे, यहाँ सब्जेक्टिव बनेंगे, बस उतना करके रखिए। हमें इसी को पढ़ के ऐसे नहीं कि यही मेरे ज़िंदगी भर काम आने वाला, भी बहुत सारी चीज़ आपको पढ़ना है। एक मतलब एक सीरीज़ में कहानी नहीं है, कभी कहानी इधर करता है, कभी कहानी इस पार से उस पार लेके चल जाता है, तो समझने में दिक्कत होता है, ठीक है। तो मैं ऐसा ही किया था, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो वो मैं तुम्हें बता दूंगा, वो चीज़ें ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अगर तुम्हें कहानी समझना है तो वो आपको NCERT एक बार वन शॉट सुनना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ से मैं बता रहा हूँ, जिस हिसाब से इतना करके रखो काफ़ी रहेगा। आगे यहाँ से देख लेते हैं कहाँ तक हो गया था। फॉर दिस रीज़न पब्लिक बिकेम एंग्री विद देम एंड स्टार्टेड किया गया था चाइना को बॉयकॉट मूवमेंट 1919। इंपॉर्टेंट नहीं है इस पेज में, अगर इंपॉर्टेंट मैं बोलूँ तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और दूसरा चीज़ याद रखना कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम कौन बुक लिखा, यही 3 चीज़ पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा तुम्हें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सम लिबरल पॉलिसीज़ अडॉप्ट किया गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया गया। रिप्रेजेंटेटिव असेंबली बनाया गया फॉर कोचीन चाइना, और अरेंजमेंट बनाया गया, और इलेक्शन भी वहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया था। वेर मेड ऑफ इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर, जो भी वहाँ के मेंबर्स हैं, इलेक्शन वगैरह किसके लिए, मेंबर्स के लिए, ठीक है। इन 1917 की बात करें, वियतनामीज स्टूडेंट जो है वो नेम क्या लिखे, इनका नाम क्या है, न्यूगन आई क्वेक। ये नाम ही अलग अलग है यार, पूरे अलग अलग है। न्यूगन आई क्वेक यानी हो ची मी, उन्होंने फॉर्म किया एक ग्रुप कम्युनिस्ट ऑफ पेरिस इटसेल्फ, ठीक है। ये उनका नाम याद रख सकते हो ची मी, आपको समझ में आ जाएगा आगे हो ची मी है कौन, क्या बनता है ये लास्ट में, फॉर्म अ ग्रुप कम्युनिस्ट इन पेरिस इटसेल्फ 1917 को, ठीक है। हो ची मी जो है वो मॉस्को गया, वो एजुकेशन रिसीव किया, और वो इंस्पायर्ड हुआ किससे, कम्युनिज्म से, और उन्होंने क्या फॉर्म किया, क्या बनाया, वियतनामीज रेवोल्यूशनरी पार्टी 1925। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसने बनाया, हो ची मी ने बनाया। वो गए थे कहाँ पढ़ने, मॉस्को गए थे, उन्होंने एजुकेशन रिसीव किया, इंस्पायर्ड हुए कम्युनिज्म से, उन्होंने क्या फॉर्म किया, वियतनामीज रेवोल्यूशनरी पार्टीज। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखोगे, ठीक है, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
फिर आपका वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया 1930 को, इम्पॉर्टेंट डेट है, जो क्या कंट्रीब्यूट किया, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म को। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक सॉरी डिप्रेशन है, मैं डेवलपमेंट बोल रहा हूँ, डिप्रेशन इन 1930 में। ठीक, ये चीज़ याद रखना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कहानियाँ खत्म होता है, फिर आपके बुक में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी जिक्र है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड वियतनामीज इंडिपेंडेंस। ठीक है, जून 1940 France was defeated by Germany and German backed government with stabilized in France। मतलब कि आपका जून 1940 को क्या हुआ, फ्रांस जर्मनी से हार गया और फ्रांस में जो है वो जर्मनी अपना सत्ता कायम कर लिया, वहाँ पे अपना पावर जमा लिया। आफ्टर दैट जापान स्टेबलाइज पॉलिटिकल डोमिनेंस ओवर द इंटायर इंडो चाइना। उसके बाद क्या क्या, जापान अपना स्टेबलाइज किया पॉलिटिकल डोमिनेंस पूरा का पूरा कहाँ पे, इंडो चाइना में। लीडर अंडर द लीडरशिप ऑफ किसके, होचीमी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी वर्कर्स थे कंट्री के, वियतनामीज थे, उन्होंने क्या किया, वियतनामीज इंडिपेंडेंस लीग अडॉप्ट किया पॉलिसी। उनकी जो भी पीजेंट थे, जो भी वहाँ के लोग थे, पीड़ित किसान हो गया या फिर वहाँ के व्यापारी, सब लोगों ने उन्हें क्या, उनके नेतृत्व में, किसके, होचीमी के नेतृत्व में क्या बनाया, एक पार्टी बना लिया जिसका नाम यहाँ पे फाउंडेड किया गया, वियतनामीज इंडिपेंडेंस लीग बना लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ 1944 फ्रांस केम आउट ऑफ जर्मनी रूल एंड आफ्टर एटॉमिक अटैक ऑन जापान, एंड जापान क्या हो गया, सरेंडेड हो गया। 1944 में ये हुआ कि जो फ्रांस ऑलरेडी जर्मन से पहले हार चुके थे, लेकिन फिर उन्होंने बाहर निकला, वो जर्मनी पे अटैक किया, जर्मनी एटॉमिक अटैक किया किस पे, जापान पे, वो जापान पूरा अपने आप को सरेंडेड कर दिया गया, मतलब वहाँ से भी जापान खत्म हो गया। इन दिस सिचुएशन जापानीज़ के पास तो कुछ था नहीं और फ्रांस के पास उतना पावर नहीं था कि वो वापस से रीस्टेबलाइज कर सके पावर इंडो चाइना रीजन में। तो इनका फ़ायदा उठाते हुए नेशनलिस्ट वियतनाम स्टेबलाइज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अंडर द लीडरशिप वियतनाम 2 सितंबर 1945। वहाँ के जो वियतनामीज लोग थे, वहाँ डेमोक्रेटिक पब्लिक वहाँ पे उन्होंने लागू कर दिया, देश को आज़ाद ही करा लिया, डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम। होचीमी थे, उन्होंने वो क्या किया, प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट बने वहाँ के गवर्नमेंट में, हेड बन गए। इन शॉर्ट मैं तुम्हें एक बार समरी करा रहा हूँ कि हुआ क्या था। सबसे पहले आपको जर्मनी ने फ्रांस को हराया 1940 में। ठीक है, जो भी पावर वगैरह था सब अपने आप ले लिया, इंडो चाइना को अपने कब्जे में ले लिया जर्मनी में। फिर फ्रांस ने फिर से जर्मनी पे अटैक किया, एटॉमिक अटैक किया, फिर जापान सरेंडेड कर दिया। अब जापान तो नहीं रहा, सरेंडेड कर दिया, और अपना जो ये फ्रांस है उसके पास उतना पावर भी नहीं था कि अपना फिर से दोबारा पावर में आ सके, सत्ता में आ सके, इंडो चाइना को कवर कर सके। ठीक है, इंडो चाइना में राज कर सके। लेकिन उसी का फ़ायदा उठाया वहाँ के नेशनलिस्ट ऑफ वियतनाम, उन्होंने क्या किया, देश को डेमोक्रेटिक पब्लिक कर दिया। किसके लीडरशिप में, 2 सितंबर 1945 होचीमी वहाँ पे अपना प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, तो यही कुछ अभी और भी चीज़ें हैं, आगे अभी कंटिन्यू करेंगे। मैं रियली बताऊँ, हिस्ट्री में ऐसा ये, इसलिए मैं हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा दूर रहता हूँ। एक तो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, लेकिन मैं तुम्हें बस इतना बोल रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो सब्जेक्टिव बनेंगे, उतना ही याद रखो। मुझे भी मालूम है तुम लोग 10th के बाद बहुत कम ही लोग हो कि तुम लोग इधर जाओगे, है ना, हिस्ट्री वगैरह पढ़ने जाओगे। यहाँ का हिस्ट्री, ये हिस्ट्री आपको नेशनलिज्म इन इंडिया से आपको अच्छा लगेगा हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ने में। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेंगे। ठीक है, बाद बाकी नेशनलिज्म इन इंडिया वहाँ से आपको अच्छा लगने लगेगा, बाद बाकी सब इजी चैप्टर है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर है, मतलब एक जगह कहानी नहीं है, अब कहीं स्टार्ट किया फिर बीच में कहीं और जगह घुसा दिया, मतलब खिचड़ी बना के रखा हुआ है इस बुक में। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है। तो जितने भी चीज़ें मैंने बताया, जहाँ मैंने टिक किया इंपॉर्टेंट है, उतना है कि तुम करके रखो, उतना में तुम्हारा काम आराम से निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे से स्टार्ट करेंगे आगे का कहानी। ये चैप्टर हालांकि बड़ा है तो मैं कोशिश करूँगा, फिर भी आधा घंटा हो गया छोटी सी वीडियोस बनाने में। ठीक है, नोट्स वगैरह टेलीग्राम में आपको अपलोडेड मिल जाएंगे, देख लेना। ठीक है, और जिनको अच्छे से तैयारी करना है, क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है, आप इजीली यहाँ से बाई कर सकते हो। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, ये आपको पीडीएफ दिया जा रहा है। मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत लोग जाके वहाँ बोलते हैं हमको तो बुक चाहिए। यार मैंने पहले बता रखा पीडीएफ मिलेगा, वीडियोस देखते नहीं हो आप लोग, है ना। तो जाके अब कुछ ही सीट्स बाकी आप ले सकते हो, कि फर्स्ट टर्मिनल में एग्ज़ाम से क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं और फाइनल एग्ज़ाम में भी आएंगे।
और भी कुछ है, ऐसा नहीं कि ये मैं बस आपको ये 550 ऑब्जेक्टिव करा दे रहा हूँ, 220। अभी ये 1000-2000 ऑब्जेक्टिव आपके सामने, आंखों के सामने हो जाएगा, आपको कब कब पता भी नहीं चलेगा। तो आप जल्दी से जाके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। जो लोग बिल्कुल से नए हो, आप लोग ये न्यू प्लेलिस्ट ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स कंप्लीटेड है, आप लोग जाके देख सकते हो। और भी जो क्लासेस है वो अब स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एंड मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँगा, अब लगभग ठीक ही है चीज़ें, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी और भी चीज़ें हैं लाइफ में, अभी चीज़ें चल रही है धीरे धीरे, वो भी पता लग जाएगा आप लोग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।